कक्षा 7 गणित के अध्याय 4 में आज हम सरल समीकरण पढ़ेंगे और उसके सबसे पहले आज महत्वपूर्ण तथ्य सीख लेते हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली पर कंसंट्रेट करेंगे। तो सरल समीकरण क्या होता है? सरल मतलब होता है आसान, और समीकरण मतलब होता है कि जिसमें चर और अचर के प्रतिबंध किसी समता के साथ आ जाए। तो चलिए जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है चर। चर क्या होता है? चर एक ऐसी वस्तु होती है जो विचरण कर अर्थात बदल सकती हो। जैसे x का मान, जैसे मान लो कोई राशि है, जैसे मान कहती है कि ये x है, तो x आपको समझ में तो आ नहीं रहा कि x तो समझ में मतलब दिख रहा है, लेकिन वो उसका मान क्या है? उसका मान जब हम उसको अंदर घुसेंगे, हल करेंगे, तो इसका एक निश्चित मान प्राप्त होगा, वो उसका परिणाम होगा। तो इसका मतलब ये जो है x किसी एक काम के लिए अलग हो सकता है, दूसरे काम के लिए अलग, तीसरे काम के लिए अलग होता है। समझ में आई? तो इस प्रकार इसका मान बदलता रहता है। ठीक है। तो चर का अर्थ है ऐसी कोई वस्तु जो विचरण कर अर्थात बदल सकती हो। ठीक है। एक चर के विभिन्न संख्यात्मक मान हो सकते हैं, इसका मान निश्चित नहीं होता, जैसे कि अभी किया। अब हम कोई दूसरी सवाल लेते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें x का मान कुछ और निकल के आता है, तो इसका मतलब हो गया ये x का मान फिर बदल गया। तीसरा प्रश्न लेते हैं, हो सकता है उसमें फिर x का मान बदल के आ जाए, या कोई और चर ले लेते हैं। इस प्रकार इसका मान बार बार बदलता रहता है। अब चर को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के ABC या LMN या XYZ इत्यादि से निरूपित करते हैं। देखिए, निरूपित तो हम प्रायः अल्फाबेट से करते हैं, कई बार हम काखा गागा भी लिख लेते हैं ना, या आ ई भी लिख सकते हैं, वो हमारी सुविधा है। तो चूंकि ये जो ये अंग्रेजी वर्णमाला है, ये थोड़ा सा कॉमन टाइप की भाषा है, इसीलिए गणित के शब्दों में, गणित के जो ये समीकरण के सवाल हल करेंगे उनमें इनका इस्तेमाल ज्यादा होगा। और मुख्यतः या तो LMN या वैसे ही तो अधिकांशतः XYZ ही हम लोग लेते हैं, पर कई बार बीच में ऐसे इन सब चरों का भी इस्तेमाल होगा। तो ठीक है। तो चर को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के ABC, LMN, XYZ इत्यादि से निरूपित करते हैं। ठीक है। यानी इनमें से कोई सा भी चर आ सकता है और उसका जो है हमें मान ज्ञात करना होता है। और अचर क्या होता है? अचर एक स्थिरांक होता है जिसका मान निश्चित होता है। स्थिरांक का मतलब समझ गए? जो गिनती के अंक 1 2 3 4 5 6, यानी वो फिक्स है, वो नहीं बदलता है। जो अंक आ गया वो निश्चित है, लेकिन चर में अंक कौन सा आएगा ये पता नहीं होता, वो बाद में पता चलता है, इसलिए उसको चर बोलते हैं। और अचर में निश्चित है, जैसे 7 वो पक्का है, 7 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, तो वो स्थिर अंक यानी फिक्स अंक है, इसलिए उसका मान निश्चित होता है। फिर चरों से हम व्यंजकों को बनाते हैं। अभी व्यंजक क्या होता है? ये व्यंजक चरों पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन जैसी संक्रियाएं करके प्राप्त किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक चर है, मान लो x, तो ये भी स्वयं में भी एक व्यंजक है। अगर हम इसमें x धन 1 कर देते हैं तब भी एक व्यंजक बनता है, x ऋण 1 कर देते हैं तब भी एक व्यंजक कर देता है, और x भागे 1 कर देते हैं तब भी एक व्यंजक कहलाता है ना? तो जब भी कोई चर या अचर भी संक्रियाओं के साथ जब भी आएगा तो वो व्यंजक कहलाएगा। ये पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर चूंकि अब इसका बार बार इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। तो अब चरों से सब हम क्या प्राप्त करेंगे? व्यंजक प्राप्त करेंगे। व्यंजकों को एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। ये व्यंजक चरों पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन जैसी संक्रियाएं करके प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि वहां पर किया है। ठीक है। अब एक समीकरण एक चर पर ऐसा प्रतिबंध है। अब एक नई शब्दावली आ गई, समीकरण। एक चर पर ऐसा प्रतिबंध है, यानी ये जो चर कोई भी ले रहे हैं उस पर एक प्रतिबंध होता है। क्या होता है? जिसमें दोनों पक्षों को परस्पर बदलने पर समीकरण नहीं बदलता है। अब समीकरण के बारे में भी जान लो। तो समीकरण क्या होता है? ये जो चर हो या ये जो हमने अभी व्यंजक बनाए, व्यंजक को दो पक्षों में रखा जाता है।
चाहे एक चरी व्यंजक हो या अचर वाले व्यंजक हो, इनको दोनों पक्षों में, दो पक्ष मतलब एक होता है बाएं तरफ, एक होता है दाएं तरफ। बाएं पक्ष को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और दाएं तरफ के वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड या दायां पक्ष। इसको बोलते हैं बायां पक्ष और इसको बोलते हैं दायां पक्ष। इस तरह दो पक्ष बना देते हैं और उसको एक चिन्ह यानी ये वाला चिन्ह अगर लगा देते हैं तो यही समीकरण कहलाता है। अभी इस पर अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो जब कोई भी व्यंजक एक इधर बैठा दो और चाहे चर या अचर व्यंजक इधर बैठा दो और उसको इस बराबर के चिन्ह यानी समता के चिन्ह से दर्शा देते हैं तो ये समीकरण कहलाता है। फिर इसका हल किया जाता है। ठीक है, तो एक समीकरण एक चर पर ऐसा प्रतिबंध है, ये जो चर है उस पर प्रतिबंध है जिसमें दोनों पक्षों को परस्पर बदलने पर समीकरण नहीं बदलता। तो इसको उठा के चाहे इधर रख लो चाहे इसको उठा के इधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो अभी हल करके समझेंगे। फिर चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है समीकरण का हल कहलाता है। अब मान लीजिए एक समीकरण लेते हैं x धन 2 बराबर 5। तो इससे चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है, संतुष्ट कैसे होगा? अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? तो x बराबर ये जो 5 होता है इसको उस पार ले जाएंगे 2 को, तो ये बन जाएगा 3, यानी कि ये जो 3 आएगा ये इसका एक हल होता है। यानी कि चर का वह मान यानी कि इस समीकरण के लिए ये समीकरण बन गया ना, एक बाएं पक्ष में बैठा है दाएं पक्ष में, इसको जब हल करेंगे तो जो उस परिणाम आएगा ये इसका हल होता है। यही कहा गया है यहाँ पर कि चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है। अब इस समीकरण के लिए कभी भी कहीं भी करेंगे 3 ही निकलेगा इस समीकरण के लिए, तो यही समीकरण का हल कहलाता है। यानी कि इस समीकरण का हल क्या होगा? यह संख्या 3 होगा। इसका मतलब ये होगा। फिर यदि हम दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ें या दोनों पक्षों में एक ही संख्या घटाएं या दोनों पक्षों को एक ही संख्या से गुणा करें या दोनों पक्षों को एक ही संख्या से भाग दें तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये जो समीकरण में इसमें अगर मैं कोई एक संख्या इधर जोड़ देता हूं वही संख्या इधर जोड़ देता हूं तो इसके परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा। वही चीज यहाँ पर घटा दें और यही चीज दूसरे पक्ष में भी घटा दें तो परिणाम में कोई अंतर नहीं आता। तीसरा कह रहे हैं कि इसमें अगर कोई संख्या का जो जिस संख्या का गुणा कर रहा है उस संख्या का इधर भी गुणा कर दीजिए तो परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि समीकरण में कोई अंतर नहीं होगा। यही हाल इसमें भाग दे दो, जिस संख्या का इधर भाग दे दो बाएं पक्ष में उधर वही संख्या का दाहिने पक्ष में भाग दे दो तो भी परिणाम में कोई अंतर नहीं होता है। इस बिंदु से यह स्पष्ट होता है। फिर आता है जब हम एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानांतरित या ले जाते हैं या स्थानांतरित करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर किया, देखिए यहाँ पर x धन 2 धन बराबर 5 में इसको हमने क्या किया? पक्षांतर किया है। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। अब जैसे ही ये एक पक्ष से दूसरे पक्ष में गया तो यहाँ पर धन था, दूसरे पक्ष में जाते ही उसका चिन्ह बदल जाता है। और अगर इसको इस पक्ष से इस पक्ष में लाना है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब धन जो है दूसरे पक्ष में जाएगा तो काहे में हो जाएगा? ऋण में, और ऋण दूसरे पक्ष में जाएगा तो धन में, और गुणा दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में, और भाग दूसरे पक्ष से पहले पक्ष में आएगा तो गुणा में बदल जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। ये पहले भी हम लोग समझ चुके हैं, अब इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा यहाँ पर। तो ये बात समझ पा रहे हैं? फिर क्या है कि एक समीकरण में समीका या समता का चिन्ह होता है। ये जो अभी लगाया है ना, समीका या समता का चिन्ह होता है जिसे बराबर का चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह यह दर्शाता है कि बाईं ओर के व्यंजक का मान दाईं ओर के व्यंजक के मान के बराबर है, यानी इधर का पक्ष का मान इधर के पक्ष के मान के बराबर है। ये सिद्ध होता है, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं। परिणाम किस बिंदु के लिए बराबर है, किस काम के लिए बराबर है, वही उसका हल है कहलाता है। तो इस प्रकार हम ये महत्वपूर्ण तथ्य सरल समीकरण के समझ चुके हैं और कल हम अगले वीडियो में प्रश्नावली पर आएंगे।